हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं पेपर 5 के। इससे पहले की एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं हूँ चारू अग्रवाल, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल का सामान्य परिचय देते हुए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, अथवा आधुनिक काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर सावधान प्रकाश डालिए, अथवा आधुनिक काल का सामान्य परिचय देते हुए इसके नामकरण एवं वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपसे जो भी पूछा जाता है, यानी कि आपसे परिचय पूछा जाए, आपसे प्रवृत्तियां पूछी जाए, या आपसे नामकरण और वर्गीकरण के बारे में पूछा जाए, तो आपको इसी आंसर को अलग अलग तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य काल नाम दिया है। हमने पढ़ा है, हमें पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो विभाजन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें वो आदि काल को वीरगाथा काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने जो भक्ति काल है, ठीक है, उसे भक्ति काल और रीति काल को रीति काल कहा है, लेकिन गद्य काल और वीरगाथा काल इन दोनों में बदलाव किए हैं, ठीक है। क्योंकि इस कालखंड में गद्य रचना की प्रवृत्ति प्रमुख रही है। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने गद्य काल नाम क्यों दिया था चतुर्थ कालखंड को? क्योंकि इस समय में जो थी, इस कालखंड में यानी कि इस टाइम पीरियड में जो गद्य रचनाएं थी, यानी कि जो नॉवेल्स वगैरह थी, नाटक थे, जो भी गद्य में आने वाली रचनाएं हैं, वो सब मुख्य रूप से लिखी जाती थी, उनका विकास मुख्य रूप से हुआ था, इसलिए उन्होंने गद्य काल नाम दे दिया, ठीक है। इस काल की समय सीमा उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1900 से 1984 विक्रमी दी है। संभवतः अंतिम समय सीमा देने का यही कारण हो सकता है कि उनका यह ग्रंथ 1984 विक्रमी यानी कि 1927 ईस्वी में पूरा हुआ और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। देखिए कहीं भी आपको अगर देखने के लिए मिलेगा, किसी भी बुक में आप देखेंगे, तो जो आखिरी वाला टाइम होता है उसमें लास्ट में लिखा होता है, टाइम पीरियड की स्टार्टिंग होती है और लास्ट में अंतिम सीमा नहीं दिया होती, वहां पे लिखा होता है अब तक या आज तक। तो यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 1984 विक्रमी संवत में इसे खत्म कर दिया है। उन्होंने बोला आधुनिक काल का अंत जो हुआ है वो 1984 में हो गया है, ठीक है, यानी कि 1927 ईस्वी में वो कंप्लीट हो गया है। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा जाता है, विद्वानों का ये मानना है कि उन्होंने जो अंतिम समय सीमा दी है वो इसलिए दी होगी क्योंकि उनका जो ग्रंथ था यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 1927 ईस्वी में पूरा हो गया था, ठीक है, और 1929 ईस्वी में उसका प्रकाशन किया गया था, यानी कि उसे पब्लिश किया गया था। शुक्ल जी ने भले ही इसे गद्य की प्रधान प्रवृत्ति होने के आधार पर गद्य काल कहा हो, पर गद्य रचना भी इस काल में कम नहीं हुई थी। यह अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी गद्य का वास्तविक प्रारंभ इसी काल में हुआ था और गद्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सर्जन भी इसी काल में प्रारंभ हुआ था। हिंदी नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा इसी काल में प्रारंभ होकर विकसित हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया यह नामकरण एकांगी एवं अधूरा प्रतीत होता है, अतः इसे गद्य काल कहने के स्थान पर आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया गद्य काल, इसे क्या एकांगी और अधूरा सा प्रतीत होता है। कैसा लगता है? अधूरा लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें पद रचना भी हुई थी। तो गद्य काल के स्थान पे जो सर्वमान्य नाम है वो आधुनिक काल नाम ही रखा गया और आधुनिक काल कहना ही से अधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। साहित्य में आधुनिकता प्रवृत्ति इसी काल से प्रारंभ हुई और रीतिकालीन प्रवृत्तियों को कविता ने त्याग दिया, यानी कि कविताओं में रीतिकालीन जो भी प्रवृत्तियां थी, रीतिकालीन जो भी चीजें प्रयोग की जाती थी, भाषा थी, अलंकार थे, सब चीजों को बंद किया गया और उसके अलावा क्या किया गया, आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। आधुनिक काल का नामकरण एवं सीमाएं, देखिए जो नामकरण था किसने किया, किस समय सीमा में किया गया, ठीक है, और क्या नाम रखा गया, ये हम यहाँ पे देखेंगे।
तो आधुनिक काल का मोटे तौर पर जो प्रारंभ माना जाता है वो 1850 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी से माना जाता है। इसके लिए जो नाम एवं प्रारंभ होने की जो सीमा है विभिन्न विद्वानों ने दी है। इसका विवरण इस प्रकार है। देखिए, पहला नाम दिया है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसने बोला है? ऋषि बंधुओं ने कहा है, और इसकी जो प्रारंभिक सीमा है वो 1926 विक्रमी संवत मानी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आता है गद्धकाल। गद्धकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसकी समय सीमा 1900 विक्रमी संवत मानी गई है। फिर देखिए आधुनिक काल नाम दिया गया, वो दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उन्होंने भी जो समय सीमा मानी है 1900 विक्रमी संवत मानी है। और फिर चौथे नंबर पे आते हैं, आधुनिक काल नाम ही दिया गया, ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने दिया, और इन्होंने जो समय सीमा मानी है 1914 विक्रमी संवत मानी है, यानी कि टाइम पीरियड में देखें तो 1857 ईस्वी से माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर भले ही इसे गद्धकाल कहा हो, पर इसका विवेचन आधुनिक काल के नाम से ही किया गया है। आधुनिक काल के दो भागों में सरलता से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि आधुनिक काल को अगर हम देखें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जैसा कि आपको पता है कि गद्य भी लिखा गया, पद्य भी लिखा गया, तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों भागों में से आराम से विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक काल का साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसित होता दिखाई देता है। यानी कि रीतिकाल में क्या होता था कि जो भी कवि थे वो दरबारी कवि थे, और वो राजाओं के बारे में ही लिखते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे। लेकिन यहाँ पे ये इस चीज से निकल के जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसित हुआ, यानी कि जनता की ओर ये अग्रसित हुआ। जनता के जो भी दुख थे उनके बारे में लिखा गया, जनता की जो भावनाएं थी, जनता को आक्रोश में लाने के लिए ये लिखा गया। जब आजादी का टाइम चल रहा था तो ये बहुत सी चीजें थी जो जनता की ओर आकर्षित होकर अपने साहित्य को मोड़ दे दिया गया। आधुनिक काल के जागरूक साहित्यकारों ने साहित्य को जनता की ओर मोड़ दिया तथा उसमें जन भावनाओं की तथा जनता की आकांक्षाओं, आशाओं एवं अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति होने लगी। गद्य का विकास होने के कारण इस काल में अनेक गद्य विधाओं का भी विकास हुआ जो पूर्ववर्त कालों में विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, आगे देखिए आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आधुनिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। अब देखिए आधुनिक काल का पद्य साहित्य। पद्य साहित्य कैसा था? आधुनिक काल में काव्य का विकास जिन चरणों में हुआ उसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। देखिए, जो हम काव्य पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं? पहले भारतेंदु युग का पढ़ते हैं, फिर द्विवेदी युग आता है, फिर छायावादी युग आता है, फिर प्रगतिवादी आता है, फिर प्रयोगवादी आता है, फिर नई कविता आती है, फिर हिंदी नवनीत आती है। ठीक है, सभी का टाइम पीरियड दिया है। भारतेंदु युग का टाइम पीरियड क्या है? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग का टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1920 ईस्वी। छायावादी युग का 1920 से 1936 ईस्वी। चौथा प्रगतिवादी युग, ये 1936 से 1943 ईस्वी माना जाता है। फिर प्रयोगवादी युग आता है, ये 1943 से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। फिर छायावादी युग आता है, वो सॉरी नई कविता का युग आता है, वो 1953 से 1960 ईस्वी तक का माना जाता है। और फिर हिंदी नवगीत आते हैं, तो ये 1960 के उपरांत की जो है वो हिंदी नवगीत के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत लंबे लंबे समय का नहीं था, बहुत ही छोटे छोटे समय में जो है वो युगों का बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये तो फिर भी 50 साल चला। भारतेंदु युग का कितने साल चला? 50 साल चला। लेकिन अगर हम देखें द्विवेदी युग कितने साल चला? मात्र 20 साल। अगर हम ये देखें छायावादी युग कितने चला? 16 साल, मात्र 16 साल ये चला। फिर प्रगतिवादी युग अगर हम देखें तो केवल 7 साल चला। ठीक है, 7 सालों में ही ये चेंज हो गया, प्रयोगवादी युग आ गया। प्रयोगवादी युग को देखें तो 10 साल में ये इसमें भी बदलाव आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें नई कविता कितने साल? नहीं, 7 साल में नई कविता में फिर बदलाव आ गया। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत जल्दी जल्दी हमें देखने के लिए मिलती है कि बहुत जल्दी जल्दी इन युगों में बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि उस समय के जो काव्य था उसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे थे। ठीक है, आगे देखिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, छायावाद को स्वच्छंदतावादी काव्य तथा छायावाद के उपरांत जो भी काव्य हिंदी में लिखे गए, यानी कि प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, इन सबको क्या कहा गया? छायावादोत्तर काव्य कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग का जागरण सुधार काल और छायावाद का स्वच्छंदतावादी काव्य। ठीक है, और छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत कौन सा आते हैं? जितनी भी प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, समकालीन कविता,
हिंदी नवगीत, ये सभी किसमें आ जाते हैं, ये सभी छायावादोत्तर काव्य में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक काव्य का गद्य साहित्य। तो आधुनिक काल में गद्य का बहुमुखी विकास हुआ तथा गद्य की अनेक विधाओं का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रमुख है, कौन कौन से प्रमुख है, हिंदी निबंध का विकास, हिंदी नाटक का विकास, हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, संस्मरणों और रेखा चित्रों का विकास, आत्मकथा एवं जीवनी का विकास, यात्रा साहित्य का विकास, हिंदी डायरी लेखन का विकास, और देखिए हिंदी पत्र लेखन का विकास, हिंदी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू विधा का विकास, ये सब क्या हुआ, हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सब किसमें हुए, गद्य साहित्य में विकसित हुए। ठीक है, निबंधों का विकास पुनः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में हुआ। देखिए, जो निबंधों को हम बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं, पहले आता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल के बाद का युग। ठीक है, जबकि नाटकों का विकास किस क्रम में हुआ, यानी नाटकों के विकास को हम किस भाग में, किस साइड से बांटते हैं, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग के रूप में, तथा साहित्य का विकास किस तरह से हुआ, मतलब साहित्य को हम किस तरीके से देखते हैं, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि अलग अलग तरीके से भागों में इन्हें बांटा गया। ठीक है, निबंध कला का चरम उत्कर्ष, यानी कि निबंध कला जब अपने चरम सीमा पे थी, चरम उत्कर्ष पे थी, तो वो कौन से निबंध थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध थे। इसलिए यहाँ पे देखिए शुक्ल युग को मोस्टली दिखाया गया है, भारतेंदु युग आया, द्विवेदी युग आया, फिर शुक्ल युग आया, और इसीलिए शुक्ल के बाद के युग को क्या कहा गया, शुक्लोत्तर युग कहा गया। ठीक है, नाटक का चरम उत्कर्ष क्या है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में हमें जो नाटक है उनका चरम उत्कर्ष देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसीलिए नाटकों को कैसे कहा, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और फिर प्रसादोत्तर युग, यानी कि प्रसाद युग, प्रसाद जो थे, जयशंकर प्रसाद जो थे, उनके बाद का युग। ठीक है, और कथा साहित्य जो था, यहाँ पे देखिए साहित्य का विकास बोला है ना, तो यहाँ पे कथा साहित्य की बात हो रही है। कथा साहित्य का जो विकास था उसका चरम उत्कर्ष कब हुआ, प्रेमचंद की रचनाओं में देखा जा सकता है, यानी कि प्रेमचंद की रचनाओं में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे तो रखा ही प्रेमचंद के नाम पे क्या है कि प्रेमचंद से पहले का युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आता है आपका आधुनिक काल की काव्य प्रवृत्तियां। देखिए, जो आपसे पूछा जाए आप उसी का आंसर देंगे, सारी चीजें नहीं लिखेंगे। अगर आपसे नामकरण पूछा गया है तो आप नामकरण वाला हिस्सा लिखेंगे, वरना वो वाली हेडिंग आप कट कर दीजिएगा और काव्य प्रवृत्ति पे आ जाइएगा। ठीक है, तो काव्य प्रवृत्ति देखिए, पहली काव्य प्रवृत्ति आती है विभिन्न काव्य धाराओं का विकास, यानी कि उस समय पे विभिन्न काव्य धाराओं का विकास हुआ था। आधुनिक काल में कविता का स्वरूप बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहा है। वैचारिक परिवर्तन होने के कारण कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है। इस काल में निम्नलिखित काव्य धाराओं का विकास हुआ। कौन सा, पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, फिर छायावादी काव्य आया, फिर प्रगतिवादी काव्य आया, फिर प्रयोगवादी काव्य आया, फिर नई कविता आई। भारतेंदु युग की कविता में राष्ट्र भावना का स्तर है, क्या देखने के लिए मिलता है, राष्ट्र भावना इसमें देखने के लिए मिलती है। द्विवेदी युग की कविता में समाज को नैतिक मूल्यों की ओर आकर्षित किया गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि नैतिक मूल्यों की ओर आकर्षित होता समाज हमें देखने के लिए मिलेगा। छायावादी काव्य में प्रेम सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है, यानी कि छायावादी काव्य में हमें क्या मिलेगा, प्रेम सौंदर्य और प्रकृति देखने के लिए मिलेगी। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता और शोषण की प्रवृत्ति को काव्य का विषय बनाया गया, तो क्या प्रगतिवादी काव्य में क्या, सामाजिक विषमता और शोषण की प्रवृत्ति को काव्य का विषय बनाया गया। प्रयोगवाद में कविगण नए नए प्रयोग करने की ओर उन्मुख रहे, जबकि नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता है। ठीक है, नई कविता में क्या है, बौद्धिकता की प्रधानता है, और प्रयोगवाद में कविगण नए नए प्रयोग की ओर नए नए प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है खड़ी बोली का काव्य। आधुनिक काल की अधिकांश कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई, किसमें लिखी गई, खड़ी बोली में लिखी गई। गीतिकाल तथा ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा थी, जिसका बोलबाला भारतेंदु काल तक रहा, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ हुई। ठीक है, गीतिकाल तथा ब्रजभाषा ही क्या थी, काव्य की भाषा रही। ठीक है, लेकिन जिसका बोलबाला भारतेंदु काल तक ही रहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उनके प्रयासों ने क्या किया था, खड़ी बोली को महत्व मतलब खड़ी बोली की शुरुआत कर दी थी और खड़ी बोली में काव्य रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, यह खड़ी बोली प्रारंभ में बड़ी निगस और कठोर थी। कैसी थी, निगस और कठोर थी, यानी कि इसमें मजा नहीं आता था, बहुत ही कठोर भाषा थी। किंतु कालांतर में छायावादी कवियों ने इसे वही ललित्य और माधुर्य प्रदान किया जो कभी ब्रजभाषा में था।
ठीक है। यानी कि काव्य की भाषा भारतेंदु काल तक कैसी थी, ब्रजभाषा थी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में क्या किया, खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। और उसके बाद जब छायावादी कवि आए तो उन्होंने भी खड़ी बोली में ही की रचनाएं, लेकिन खड़ी बोली में रचनाएं करते हुए खड़ी बोली में लालित्य और माधुर्य प्रदान किया, जिससे क्या है कि उसमें रस आने लगा और वो ब्रजभाषा के समान ही माधुर्य हो गई। ठीक है। फिर सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला जैसे कवियों ने खड़ी बोली को सरस बना दिया। छायावादी कवियों की भाषा में लाक्षणिकता का समावेश भी है। बाद में प्रगतिवादी काव्यों, प्रयोगवादी कवियों और नई कविता के कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। ठीक है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट आता है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता। आधुनिक काल की कविता में देश प्रेम, राष्ट्रीयता एवं भारत के गौरव को कविता का विषय बनाया गया। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने देश प्रेम की कविता लिखी और अंग्रेजों का विरोध किया। देखिए वो क्या कहते हैं, आबहु सब मिली गो बहु भागत भाई, हाँ हाँ भागत दुर्दशा ना देखी जाई। इसी प्रकार द्विवेदी युग के कवि जो मैथिलीशरण गुप्त थे, उन्होंने भारत भारती में देश प्रेम को अपनी कविता का विषय बनाया और वे लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो बैठकर ये समस्याएं सभी। फिर देखिए छायावादी युग आता है। छायावादी युग में प्रसाद जी ने भारत के अतीत गौरव का चित्रण करके अपने नाटकों में और काव्य ग्रंथों में भी किया। उनका देशभक्ति की भावना से भरा हुआ और निम्नलिखित गीत उल्लेखनीय है। देखिए क्या है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आगे देखिए जनवादी विचारधारा। आधुनिक काल की कविता में प्राचीन विषयों को त्याग कर नवीन जनवादी विचारधारा को कविता का विषय बनाया गया। कविगणों ने कविता को प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार के वातावरण से निकालकर जन समस्याओं के निरूपण के प्रभावशाली अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। भारतेंदु युगीन कविता में सामाजिक कुरीतियों, विधवा विवाह, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का चित्रण हुआ। अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले शोषण पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है। यानी कि उस समय हमें क्या देखने के लिए मिलता है, भारतेंदु के समय में जो कविताएं लिखी गई वो कैसी थी, सामाजिक कुरीतियों, विधवा विवाह, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि को दिखाते हुए जो कविताएं थी वो लिखी गई थी। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भागी, पेदन विदेश चली जाती यह अति खबागी। इसी प्रकार छायावादी काव्य में भी नारी समस्याओं का निरूपण होता है और प्रगतिवादी काव्य में भी शोषण का चित्रण करते हुए जनता की दुर्दशा का चित्रण किया जाता है। तो नागार्जुन की हमें पंक्तियों में देखने के लिए मिलेगा, वो कहते हैं, भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है, राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। ठीक है। फिर आगे देखिए, इसी प्रकार आधुनिक समाज में पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। वर्ग चेतना का एक उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डाल मियां की 30 दिन दिवाली है। आगे देखिए प्रकृति चित्रण। आधुनिक काल की कविता में प्रकृति चित्रण भी पर्याप्त भाषा में हुआ। भारतेंदु युग में ही यह प्रवृत्ति हो गई थी। यथा निम्न प्रवृत्तियों में यमुना के किनारे खड़े हो तमाम वृक्षों की शोभा का वर्णन किया गया है। तगनी तनुजा तट तमार वृक्ष अनेक छटाएं, झुके कूल पर जल पर सन्निहित मानहु सुहाए। छायावादी कवि तो प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। पंत प्रसाद ने प्रकृति के मनोरम चित्र अपने काव्य में अंकित किए हैं। पंत जी ने आलंबित रूप से प्रकृति चित्रण किया और प्रकृति को कविता का विषय बनाकर उसके सौंदर्य का अंकन किया। प्रसाद जी ने भी प्रकृति का चित्रण विविध रूपों में किया। इन कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया। उदाहरण देखिए, बीती विभासगी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊंचा नागरी। पंत जी प्रकृति के कुशल चितेगे हैं। वे प्रकृति के प्रति इतने आकर्षक हैं कि उनके मोह को त्याग नहीं पाते। नारी सौंदर्य से भी अच्छा उन्होंने प्रकृति सौंदर्य किया है, यानी कि वो प्रकृति सौंदर्य की ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित थे और उसके मोह को त्याग नहीं पाए। तो देखिए लिखते हैं, छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसा उलझा हूं लोचन, भूल अभी से इस जग को।
आगे देखिए सिखाती है नारी भावना। आधुनिक काल के कवियों ने नारी के गौरव की पूर्ण प्रतिष्ठा की। रीतिकाल में नारी भोग्य थी, वह विलास की एक वस्तु थी, उसकी भूमिका सीमित थी, किंतु आधुनिक काल में आकर उसे गौरवपूर्ण स्थान दिया गया। अपने सौंदर्य के कारण तो वह आकर्षक है ही, किंतु साथ ही यह अपने कल्याणी, शीतल छाया और हृदय की मधुरता के कारण आकर्षक है। छायावादी कवियों ने नारी की महिमा को पुनः स्थापित किया। प्रसाद जी ने उसकी प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में की है। देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, फिर आगे देखिए, बुद्धिवाद की प्रधानता में देखने के लिए मिलती है। आधुनिक काल की नई कविता हृदय प्रधान न होकर बुद्धि प्रधान रही है। भाषा के हृदय पर बौद्धिकता प्रयोगवादी काव्य में प्रमुखता पाई जाती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर भारतीय संस्कृति की परीक्षा बुद्धिवाद के आधार पर की जाने लगी। ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, मानववाद को सर्वोपरि समझा जाने लगा तथा नैतिकता की नवीन व्याख्या की जाने लगी। बुद्धिवाद के अतिरेक से कविता के भाव पक्ष को उल्लेखनीय क्षति पहुंची, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर देखिए, कला पक्ष की विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। आधुनिक काल की कविता कला पक्ष की दृष्टि से पुरानी कविता से अलग थी। इस दृष्टि से कुछ उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। दूसरा, छायावादी कवियों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया था। थर्ड आता है, आधुनिक काल की कविता में अलंकारों के चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं हुआ है। तो चौथा है, कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी आधुनिक काल की कविताओं में हुआ है, जैसे मानवीकरण, विश्लेषण, विप्रिय और ध्वन्यार्थ व्यंजना। फिर देखिए, शैली में प्रतीकात्मकता का प्रयोग भी आधुनिक काल के कवियों ने किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आधुनिक काल में दोनों तरह की कविता लिखी गई। कौन सी? छंदबद्ध और छंद मुक्त। फिर देखिए, प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, छंद, उपमान, प्रतीक, बिंब आदि सभी दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए। फिर देखिए, आधुनिक काल की नई कविता में भावना के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता रही है। नेक्स्ट है, नई कविता में गद्य का तत्व नहीं है, कविता गद्य बनती जा रही थी। ठीक है, यानी कि गयता नहीं थी, गद्य में यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। हमें क्या मिलेगा कि ये गद्य के रूप में लिखी जाने लगी है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक काल की कविता विषय वस्तु और शिल्प विधान दोनों ही दृष्टियों से पुरानी कविता से नितांत भिन्न है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी इससे पहले की जो वीडियोस आ गई हैं वो भी देखने के लिए अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।